हेलो एवरीवन, वेलकम इन फर्स्ट प्रायोरिटी एमसीक्यू सेशन ऑफ गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज की ये क्लास नंबर हमारी 2 है और क्लास नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन टू डिफरेंट साइकिल इज कॉल्ड एस, कि किसी फीमेल के अंदर दो डिफरेंट साइकिल के अंदर 2 ओवम रिलीज हुए और दोनों ही फर्टिलाइज्ड हो गए। यानी ये क्या है, फीमेल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये फीमेल की सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसके अंदर भी ओवम रिलीज हुआ और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी ओवम रिलीज हुआ। ये भी क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड हुआ और ये भी क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया। दोनों कंडीशन में ओवम फर्टिलाइज्ड हो गए। ये क्या हुआ, इसका तो जब फर्टिलाइज्ड ओवा है वो क्या करेगा, हमारा इम्प्लांट होगा, इम्प्लांटेशन हो गया इसका। और ये हमारी क्या हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट मंथ में किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, उसमें ओवम रिलीज हुआ। ओवम रिलीज हुआ तो उसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो उसका क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। जनरली क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, एमिनोरिया उसको हो जाता है। लेकिन उसको क्या हुआ, उस फीमेल को सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हुआ, उसके अंदर भी ओवम रिलीज हुआ और वो ओवम भी क्या हो गया, उसने इंटरकोर्स किया और वो ओवम भी क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम रिलीज हुए। क्वेश्चन ने पूछा है कि दो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारे ओवम रिलीज हुए और दोनों बार क्या हो गए, फर्टिलाइज्ड हो गए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सुपर फेकुंडेशन। सुपर फेकुंडेशन के अंदर होगा क्या ये, या फिर सुपर फिटेशन के अंदर होगा, ऑप्शन बी सुपर फिटेशन, या फिर ऑप्शन सी के अंदर होगा फिटस पेपिरासियस, या फिर इन सब कंडीशंस के अंदर ये देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हम वन बाय वन हर एक उसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, हमारा ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सुपर फेकुंडेशन। ऑप्शन ए को डिस्कस करें तो ऑप्शन ए के अंदर है सुपर फेकुंडेशन। तो सुपर फेकुंडेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है ऑप्शन ए के अंदर, कि इसमें भी क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ओवम फर्टिलाइज्ड होते हैं। कि सर ये यहाँ तक तो ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 ओवम फर्टिलाइज्ड हुए। आगे क्या कंडीशन है इसकी, तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो 2 ओवम फर्टिलाइज्ड हुए हैं वो 2 डिफरेंट इंटरकोर्स के अंदर होने चाहिए, 2 डिफरेंट इंटरकोर्स। ठीक है, इसमें भी 2 डिफरेंट इंटरकोर्स होंगे क्योंकि एक फर्स्ट महीने में होगा, एक सेकेंड महीने में होंगे। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि वो किस में होने चाहिए, इन सेम साइकिल, इन सेम साइकिल। अगर सेम साइकिल के अंदर 2 बार आपने इंटरकोर्स किया और उस दोनों बार अलग अलग ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर फेकुंडेशन। यानी कि इसको इजी भाषा में समझिए कि सुपर फेकुंडेशन में क्या होता है कि एक फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ओवम रिलीज हुए। उस फीमेल ने फर्स्ट इंटरकोर्स किया, एक ओवम रिलीज हुआ, फिर दूसरे दिन या उसी दिन सेकेंड इंटरकोर्स किया, उसमें भी क्या हुआ, एक डिफरेंट ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ। उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर फेकुंडेशन, कि एक साइकिल में 2 डिफरेंट इंटरकोर्स में 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, ओवम फर्टिलाइज्ड होते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सुपर फेकुंडेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं सुपर फिटेशन की। सुपर फिटेशन के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर 2 डिफरेंट साइकिल के अंदर ओवम रिलीज होते हैं और दोनों क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। इनमें से फर्स्ट मंथ का जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या होता है, इम्प्लांट होता है। लेकिन उसके बाद सेकेंड साइकिल का जो ओवम रिलीज होता है वो भी क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर फिटेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है कब, जब फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। तो सुपर फिटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सुपर फिटेशन। सुपर फिटेशन को क्या बोलते हैं हम, सुपर फिटेशन की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि सेकेंड ओवम फर्टिलाइज्ड वहन कब, जब फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, वहन फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट, ऑलरेडी प्रेग्नेंट।
कि जब फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, उसके बाद भी सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम आया और वो भी फर्टिलाइज्ड हो गया और फीमेल क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गया, इसको हम बोले कि सेकेंड प्रेगनेंसी। लेकिन ये कब देखने को मिलता है, दो डिफरेंट साइकिल के अंदर, जबकि सुपर फेकंडेशन में एक साइकिल के अंदर, यानी कि एक ही महीने के अंदर दो ओवम फर्टिलाइज, दो डिफरेंट इंटरकोर्स के अंदर। जबकि सुपर फिटेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, दो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे ऑप्शन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, सुपर फिटेशन। सुपर फिटेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें कि दो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारे क्या होते हैं, ओवम रिलीज होते हैं और दोनों बार क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है, फिटस पेपिरासियस। फिटस पेपिरासियस क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, ट्विंस के अंदर। ट्विंस के अंदर ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ये क्या होगा कि जैसे ये कोई हमारा क्या है, यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर क्या है कि एक ये है फिटस है, एक ये फिटस है। सपोज दैट किसी वजह से ये एक ए और एक बी, फिटस ए इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ये जो ग्रोइंग फिटस है ये क्या होगा, धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करेगा और ये इस फिटस को क्या कर देगा, और ये अपनी साइज धीरे धीरे बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता। ग्रोइंग फिटस है, अपनी साइज बढ़ाएगा, तो इसको एक टाइम पे क्या करेगा, इस फिटस को ऐसा कर देगा, बिल्कुल चिपका देगा, फ्लैट कर देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम फिटस पेपिरासियस। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, व्हेन डेड फिटस इज प्रेस्ड बाय ग्रोइंग फिटस। और इसका रेमिनेंट और इसको जब हम यूएसजी करते हैं तो ये कैसा दिखता है, इसको हम कैसे करेक्टराइज बाय फ्लैट थिन रेमिनेंट देखने को मिलता है। जब किसी गेस्टेशनल एज के अंदर अगर कोई फिटस डेथ हो गया तो उसका कैसा देखने को मिलेगा, जब हम उसको बाद में अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, एक तो फ्लैट होगा और कैसा होगा, थिन रेमिनेंट, मतलब उसके अवशेष जो होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। क्यों, क्योंकि वो किसके अंदर आ जाएगा, यूट्राइन वॉल और ग्रोइंग फिटस के भीतर आके वो क्या होगा, एकदम चिपक जाएगा। तो वो जो मतलब कहेंगे कि चिपका देगा, कौन, हमारा ग्रोइंग फिटस। इस कंडीशन को बोलते हैं फिटस पेपिरासियस। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, सीन इन, किसके अंदर देखने को मिलेगा, ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम, या फिर हम बोले प्लेसेंटल इंसफिशियंसी के अंदर, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा ऑल ऑफ द अबाउट, होगा नहीं, तो इसका आंसर हमारा क्या है, सुपर फिटेशन। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एवरेज टेम्परेचर इन रेक्टल एरिया, यू हैव 5 सेकेंड। एवरेज टेम्परेचर इन रेक्टल एरिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या 37 डिग्री सेल्सियस हो, ये कैसा होता है हमारा, एक बेसलाइन टेम्परेचर है, बेसलाइन टेम्परेचर। और कहाँ से लिया है हमने बेसलाइन टेम्परेचर, ओरली, हमने कहाँ से लिया है, ओरली। अब सपोज दैट आपने ओरली बेसलाइन टेम्परेचर सेट कर रखा है कि हमारा 98.6 होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आता है कि हर बार, अभी रिसेंटली क्या होता है कि हम जब हॉस्पिटल में वर्क कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या फिर हम सेम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो हर पेशेंट के मुंह में डाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अदर रूट्स को प्रीफर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक तो एक्सिला का यूज़ करते हैं, एक हम रेक्टम का यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास और भी थर्मामीटर अवेलेबल हो तो हम टेम्पैनिक थर्मामीटर का भी यूज़ करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एक्सिला की और रेक्टम की। सपोज दैट आपने किसी पेशेंट का टेम्परेचर लिया एक्सिला से, और एक्सिला से उसका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपने रेक्टम से भी लिया, रेक्टम से उसका टेम्परेचर आया 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है कि आपने जो लिया और इस सेम एज इट इज़ टेम्परेचर आपने क्या किया, अपने नोटबुक में लिख दिया या अपने रिकॉर्ड बुक में लिख दिया कि इस पेशेंट का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपने सेम एज इट इज़ लिखा। लेकिन ये जो आपकी रीडिंग होगी ये कैसी होगी, फॉल्स रीडिंग होगी।
रीडिंग आपकी सही है, लेकिन आपने जो मेंशन किया है वो मेंशन आपने गलत किया है। कैसे? अगर आपने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सिला क्या है। एक्सिला का टेम्परेचर जो होता है ओरल की तुलना में 1 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक्सिला से टेम्परेचर लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, +1 करके लिखेंगे, +1 डिग्री फ़ारेनहाइट करके लिखेंगे। तो हम जब भी इसको अपने रिकॉर्ड बुक में लिखेंगे तो रिकॉर्ड बुक में क्या लिखेंगे, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम किसके अंदर मेंशन करेंगे, हमारे रिकॉर्ड के अंदर या हमारी नोटबुक के अंदर इसको मेंशन करेंगे कि हमने पेशेंट का टेम्परेचर एक्सिलरी लिया था, कितना आया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम उसमें +1 किया क्योंकि हमें उसको किसके बराबर लाना है, हमारे इस बेसलाइन टेम्परेचर के बराबर ला के आना है। और इसके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें +1 करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने किसी पेशेंट का रेक्टम से टेम्परेचर लिया और उसका 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। अब क्या होगा, आपने ऐसा लिखा तो ये क्या किसको इंडिकेट करेगा कि उस पेशेंट को माइल्ड फीवर हो सकता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि आपने उसमें से क्या नहीं किया, माइनस नहीं किया। अगर आपको इसका बेस लेके आना होता है, रेक्टम के अंदर क्या होता है, +1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है क्योंकि कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है बेस वो सरफेस बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जबकि रेक्टम क्या होता है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर आता है। तो ये क्या ऐसा होता है, +1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई जो होती है वो अदर पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी हम रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं तो उसकी रीडिंग के अंदर से हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। अगर हमें इस टेम्परेचर को हमारे नोटबुक में लिखना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 करके लिखेंगे। और -1 करके जब लिखेंगे तो इसका कितना लिखेंगे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी पूछा है हमारे क्वेश्चन में कि एवरेज टेम्परेचर इन रेक्टल एरिया, कि हमारे जो रेक्टल एरिया है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आएगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जब हमारे ओरल का एवरेज टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उस टाइम हमारे रेक्टल का कितना होगा, ऑप्शन सी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 98.6 डिग्री हो तो ये क्या होता है कि उसको हाइपोथर्मिया, अगर हमने रेक्टल से लिया 98.6 आया तो ये उसमें किसको शो करेगा, ये उसमें हाइपोथर्मिया को शो करेगा कि उस पेशेंट का फीवर, उस पेशेंट को शोक हो सकता है, उस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो सकता है, शोक मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जिसकी वजह से उसका क्या है, टेम्परेचर कम है। तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो जब भी याद रखना कि एक्जिला से जब भी टेम्परेचर लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। और जब भी रेक्टम से लेंगे तो उसमें और रेक्टम से लेंगे तो हम उसमें -1 करेंगे। और अगर हम ओरली टेम्परेचर ले रहे हैं तो ओरली में एज इट इज़ लिखेंगे, जितना है उतना, एज इट इज़, कि जितना आया उसके अंदर उतना ही लिखेंगे। आपने मान लो 98.6 रिकॉर्ड किया, लिख दीजिए सेम टू सेम। तो ओरली सेम का सेम होगा, बाकी सारे एक्जिला में +1 करना है और रेक्टम के अंदर -1 करना है। तो याद रखना है इसको लिखते टाइम कि हमें क्या करना है, एक्जिला के अंदर +1 करना है और रेक्टम के अंदर -1 करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस लाइन टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। यानी कि वो कह रही है विच क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नर्स के पास एक पेशेंट आया है, पेशेंट किसका है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का। पेशेंट को क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब नर्स उससे पूछ रही है कि जब आपको ऐसा क्या हुआ, मतलब उसकी हिस्ट्री ले रही है कि आपको घर पे जब किसी को मान लो सडन उसका हार्ट ब्लॉक हुआ तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको क्या हुआ था। तो उसमें से नर्स किसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये शो करेगा कि इस पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ था। तो क्या होगा कि जब भी पेशेंट का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी, ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी, क्योंकि हार्ट ने काम करना बंद किया तो ब्लड सप्लाई क्या हुई, बंद हुई। जब ब्लड सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर,
परफ्यूजन प्रेशर। अगर परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा तो सबसे पहले जिस ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आएगा वो हमारा होगा ब्रेन। सबसे पहले किस ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आएगा? हमारा ब्रेन के ऊपर। ब्रेन कितना होगा? ब्रेन मिनिमम 5 to 6 मिनट सर्वाइव कर सकता है बिना ब्लड और बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर उसके अंदर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, फिर हम कहें सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है ब्रेन के अंदर। क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अगर उनको ज़रा सा भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कुछ देर, और वो टाइम ही होता है 5 to 6 मिनट, अगर इनको ये नहीं मिलता है तो उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी इरिवर्सिबल डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं गई तो पेशेंट क्या होगा? अल्टीमेटली पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस देखने को मिलेगा। अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि जब अगर पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ तो नर्स को क्या देखने को मिलेगा, और ये नर्स क्या पूछेगी? मतलब नर्स ने जब पेशेंट से हिस्ट्री ली कि मेरे को ये सिम्टम आया, तो नर्स आइडेंटिफाई करेगी इस पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सिनकोप। सिनकोप ही क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो गया? सही हो गया। तो ऑप्शन ए। और अदर ऑप्शन भी देखते हैं। हेडेक, उसको हेडेक नहीं होगा। हेडेक किसके अंदर होता है हमारा? जब मोस्टली तो हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड हेडेक जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, या हाइपोटेंशन की वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन नॉट रिलेटेड टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक से रिलेटेड नहीं होगा। टैकीकार्डिया, और हार्ट जब ब्लॉक हो गया तो उसमें टैकीकार्डिया होगा ही नहीं, उसमें तो बिल्कुल ब्लॉक, मतलब उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? एकदम जीरो, नील बराबर। और हेमीपैरेसिस हो सकता है, हेमीपैरेसिस हो जाए, लेकिन वो किसके अंदर देखने को मिल सकता है हमें? वो हमें देखने को मिलता है स्ट्रोक के अंदर, TIA के अंदर। ये इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? हेमीपैरेसिस देखने को मिलता है। तो ये भी किससे रिलेटेड नहीं है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक से। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या देखने को मिलेगा हमें? सिनकोप देखने को मिलेगा। अगर ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इससे पहले अगर नहीं हो तो ये क्या हो सकता है? लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। जब लेफ्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। एक होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जब होता है तो हम उसकी क्या करते हैं? ECG करते हैं। तो ECG के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हम कौन कौन सी लीड देखते हैं? एक तो V1 देखते हैं और एक V6 देखते हैं। एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर भी V1 और V6 देखने को मिलती है। जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? V1 के अंदर तो देखने को मिलेगा W, और V6 के अंदर M। और राइट बंडल ब्रांच के अंदर इसमें V1 के अंदर M और V6 के अंदर हमें देखने को मिलेगा W। इसको याद रख सकते हैं आप, लेफ्ट बंडल ब्रांच को विलियम्स से, विलियम्स। तो विलियम के अंदर क्या होता है? विलियम के अंदर W से स्टार्ट होकर M पे ख़त्म, यानी कि W से M। ये किसके अंदर? लेफ्ट के अंदर। और राइट के अंदर क्या होता है? मैरो, MARROW, मैरो। मैरो से याद रखना क्या? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसमें हमने क्या किया कि जब पेशेंट को क्या हुआ? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ, तो पेशेंट को क्या होगा? सिनकोप होगा। सिनकोप क्यों होगा? क्योंकि उसको क्या हो गई? ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट हो गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वेन बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि ऐसी कौन सी जो नीचे वेन दी गई है इनमें से कौन सी वेन है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती है, यानी कि जिसमें हमारा ड्रग जाएगी तो वो ड्रग क्या होगी? FPM से नहीं गुजरेगी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट FPM। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता है ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन, डिक्रीज कंसंट्रेशन। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि उसकी क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, और ड्रग क्या होगी? मेटाबोलाइज। मेटाबॉलिज्म के बाद उस ड्रग की क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। किसके अंदर होता है? FPM के अंदर, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? मोस्टली लीवर के अंदर, जबकि ये इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है, किडनी के अंदर भी हो सकता है, लंग्स के अंदर भी हो सकता है। तो ये और लेकिन मेनली जो किसके अंदर देखने को मिलता है? ये हमें लीवर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो ड्रग क्या होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर और लीवर के अंदर चली जाती है, जहाँ पे ये लीवर क्या करता है? उन सबको मेटाबोलाइज कर देता है।
अब आता है कि हमारे क्वेश्चन में दिया हमें एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन, इंटरनल हेमरोइड वेन और बोथ या नन ऑफ द अबव। कि एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इंटरनल हेमरोइडल वेन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म मतलब एफपीएम होता है, या दोनों के अंदर होता है या फिर किसी में नहीं होता। तो हम बात करते हैं ये जो वेन होती है ये कहाँ से निकलती है, हमारी रेक्टम से। कहाँ से? रेक्टम से। ये हमारा क्या है, रेक्टम है। रेक्टम से एक वेन निकलती है इंटरनल हेमरोइड वेन, एक हमारी निकलती है एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन। अब क्या होगा, इंटरनल हेमरोइडल वेन जो होती है ये किसके अंदर ड्रेन होती है हमारी, ये हमारी ड्रेन होती है पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल वेन के अंदर। और पोर्टल वेन अल्टीमेटली किसके पास जाती है, लीवर के पास। ये कहाँ जाएगी, लीवर के अंदर। और ये लीवर से फिर यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी, यानी कि इसका क्या होना है अल्टीमेटली एफपीएम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना है। कहाँ से, जो ड्रग हमने अगर किसी पेशेंट को रेक्टल से दी है, फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को क्या दिया है, रेक्टल डाइजेपाम दिया है, डाइजेपाम दिया है। और ये किसके अंदर देखते हैं हम, फेब्राइल सीजर्स के अंदर क्या देते हैं, रेक्टल डाइजेपाम देते हैं हम। ये डाइजेपाम जो होती है, अगर ये डाइजेपाम हमारी इंटरनल हेमरोइडल वेन से अगर पास होती है तो ये क्या करेगी, पोर्टल वेन के थ्रू किस में जाएगी, हमारी लीवर में जाएगी। यहाँ से क्या होगी, ये मेटाबोलाइज हो जाएगी। और इसका बहुत ही कम लेस कंसंट्रेशन इसको हमें किस में देखने को मिलता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बहुत कम अमाउंट देखने को मिलेगा अगर इंटरनल हेमरोइडल वेन से ये क्या हुई, ये ड्रग गई। तो एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन जो होती है ये डायरेक्ट किसके अंदर जाएगी, हमारी वेना केवा के अंदर। वेना केवा कौन सी, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी, डायरेक्ट किसके अंदर चली जाएगी, हार्ट के अंदर। जब ये डायरेक्ट हार्ट के अंदर चली जाएगी तो ये क्या होगा, इसका एफपीएम नहीं होगा, एफपीएम नहीं होगा। और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करती है, एफपीएम को बाईपास करती है। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा है कि विच वेन बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि कौन सी वेन है जो बाईपास करती है। तो हमारी एक्सटर्नल हेमरोइड वेन जो होती है वो किसके अंदर खुलती है, वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। और इन्फीरियर वेना केवा किसके अंदर जाके खुलती है, डायरेक्ट राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जाके खुलेगी क्या, हमारी राइट वो इन्फीरियर वेना केवा। और ये किसको बाईपास करेगी, हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हमारा ऑप्शन हो गया एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन। जबकि इंटरनल हेमरोइडल वेन जो होती है ये किसके अंदर जाती है, हमारी लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जाके क्या करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को करवाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बाईपास नहीं कर पाती। तो बाकी ऑप्शन हमारे क्या है, खराब। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग द लेग ऑफ पेशेंट विद क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी, व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुड ए नर्स कंक्लूड आर द रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स के पास एक पेशेंट है और पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी, सीवीआई का पेशेंट है, क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी। वो कह रही है कि उस पेशेंट के अंदर ऐसे कौन से, इस सीवीआई की वजह से ऐसे कौन से चेंजेस होंगे जो हमें नीचे ऑप्शंस में दिए हैं। कि वो डायरेक्ट पूछा है कि सीवीआई किस कंडीशन को लीड करेगा, किस डिजीज़ को लीड करेगा। तो इसमें पहला है स्टैटिक अल्सर, नेक्रोटिक टिश्यू, एक्वाइमोटिक एरिया और डिमिनिश्ड पल्स। तो सीवीआई को देखते हैं सबसे पहले कि सीवीआई क्या है। सीवीआई के अंदर क्या होता है, सीवीआई में सबसे पहले ये हमारा पेशेंट है, ये पेशेंट की क्या है, लेग है। इसके अंदर क्या हो गया, ये पेशेंट की क्या है, वेन्स है। अब इन पेशेंट की जो वेन है इनके अंदर ब्लड क्या हो गया है, स्टेसिस हो गया है, ब्लड स्टेसिस हो गया है। यानी कि हम बोले कि वेन है जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो रहा है, हमारा राइट एट्रियम में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज प्रीलोड। और प्रीलोड डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब ये जब ब्लड रुक गया है तो ये क्या हो सकता है कि किस कंडीशन में रुक सकता है, किसी पेशेंट को ऑपरेशन हुआ हो, या किसी पेशेंट को डीवीटी हो गया हो उस कंडीशन के अंदर, या पेशेंट को क्या हो गया हो, पेशेंट की जो वेन है वो वेन डायलेट हो गई हो।
पेशेंट की वेन डायलेट हो गई हो। तो अब क्या होगा कि जब इसके अंदर ब्लड स्टेसिस होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट को पेन देखने को मिलेगा और पेशेंट को क्या होंगे, अल्सर देखने को मिलेंगे। ये जो अल्सर होते हैं इस पेशेंट के अंदर उसको हम बोलते हैं स्टैटिक अल्सर। और स्टैटिक अल्सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड स्टेसिस की वजह से क्या होता है, यहाँ के इसके जो नीचे काफ मसल वाला जो एरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। जब इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे अल्सर जनरेट होगा, जिनको बोलते हैं हम स्टैटिक अल्सर। और जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, अल्सर होते हैं। और ये जब होते हैं तो धीरे धीरे जब ब्लड रुकता है तो इसके अंदर क्या होना है, क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डीवीटी हो जाती है, वेन डायलेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन ये देखने को मिलती है। तो उसने ये पूछा है कि सीवीआई वाला पेशेंट जो है, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंट वाला पेशेंट है, कि उसके अंदर सीवीआई की वजह से क्या होंगे, मतलब क्या रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट वन बात करें डिमिन्स पल्स। डिमिन्स पल्स कब होती है, जब प्रॉब्लम आ रही किसके अंदर हो, प्रॉब्लम इन आर्टरी। पर यहाँ आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पल्स तो डिमिन्स नहीं होंगी। तो ये तो हमारे क्या हो गया, गलत आंसर। एकाइमोटिक एरिया, एकाइमोसिस भी कब होता है, जब हमारा कोई क्या हो, हेमरेजिक डिसऑर्डर हो, हेमरेजिक डिजीज हो, उस कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे एकाइमोसिस होते हैं। यानी कि हम कहेंगे छोटे छोटे निशान जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी माइनर कैपिलरीज होती हैं वो लीक करती हैं, लेकिन एकाइमोसिस भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्रोटिक टिश्यू, ये हमें स्टार्ट में अगर पेशेंट है तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी वाले में नेक्रोटिक टिश्यू देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर उसके अंदर नेक्रोटिस कब होता है, जब हमारे किसी आर्टरी के अंदर अगर ओक्लूजन हो और वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर पार्ट के ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करती है, तब जाके हमें क्या देखने को मिलते हैं, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। कब, जब आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम हो। वेन की प्रॉब्लम की वजह से नेक्रोटिक टिश्यू देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, स्टैटिक अल्सर। ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट को मिलता है। और ये भी क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे लोअर लेग के अंदर या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होते हैं, हमारा ब्लड स्टेसिस होता है। ब्लड स्टेसिस की वजह से क्या होता है, हमारा ये स्टैटिक अल्सर डेवलप होते हैं। और ये किसको लीड करते हैं, हमारे डीवीटी को, वेरिकोस वेन को, इनको लीड करते हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्टैटिक अल्सर, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंट फेज कौन सी है। तो नर्सिंग प्रोसेस, पहले बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हमारी फेजेस कौन सी है। तो सबसे पहला होता है हमारा उसमें असेसमेंट। असेसमेंट के बाद में होता है उसमें हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद में हमारा होता है उसमें प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में हम करते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद में हम करते हैं इवैल्यूएशन। सबसे पहले क्या होता है, जो असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं, पेशेंट के साइन सिम्टम्स को असेस करते हैं। जो पेशेंट खुद बताता है उसको हम बोलते हैं सिम्टम, जिनको पेशेंट डिस्क्राइब करता है, पेशेंट डिस्क्राइब। एक होता है जो हम असेस करते हैं, यानी कि एससीपी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको असेस करता है, उसको हम बोलते हैं साइन। तो साइन क्या होता है, जो हम असेस करते हैं। एक नर्स, एक डॉक्टर असेस करता है, उसको साइन बोलते हैं। एक पेशेंट जिनको डिस्क्राइब करता है, बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होती है वो यही होती है। असेसमेंट जो होता है ये क्या होती है, मोस्ट क्रूशियल फेज होती है, मोस्ट क्रूशियल फेज। क्योंकि अगर आपका असेसमेंट ही गलत हो गया तो आपके डायग्नोसिस, आपका प्लानिंग, आपके इम्प्लांटेशन, आपके सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि इसीलिए अगर आपने असेस अच्छे से किया तो आपके क्या होंगे, बाकी फेजेस अच्छे से जाएंगे। लेकिन अगर आपने असेसमेंट ही अच्छे से नहीं किया तो आपके क्या होंगे, डायग्नोसिस, प्लानिंग सब फेल हो जाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज जो होती है, इंपॉर्टेंट स्टेज जो होती है वो हमारी क्या होती है, असेसमेंट होती है। प्लानिंग, इम्प्लांटेशन, इवैल्यूएशन ये तब अच्छे से होंगे, ये इंपॉर्टेंट होंगे जब हमारा असेसमेंट अच्छा होगा। अगर असेसमेंट ही अच्छा नहीं है
मान लो आपको पेशेंट को असेस करना था कुछ और आपने कुछ असेस किया कुछ और, तो आपने जो डायग्नोसिस की है वो आपने फॉल्स डायग्नोसिस की है, मतलब आपने जो असेसमेंट गलत किया है, तो रॉन्ग असेसमेंट, रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग इम्प्लांटेशन और रॉन्ग इवेल्युएशन, तो वो सारी चीज़ें रॉन्ग। इसलिए सबसे क्रूशियल फेज जो होती है हमारी क्या होगी, असेसमेंट। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट के राइट सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट क्या बता रहा है और आप क्या मैच कर रहे हैं, आप क्या असेस कर रहे हैं, आपने क्या साइन पेशेंट के अंदर देखे हैं, क्या सिम्टम्स पेशेंट ने बताए हैं, ये सारी चीज़ों का असेसमेंट क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज क्या होगी हमारी, असेसमेंट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद ए डिसरिथमियाज इज एडमिटेड टू टेलीमेट्री फॉर ऑब्जर्वेशन। एक पेशेंट है, डिसरिथमिया का पेशेंट है, वो हमारे पास क्या हुआ है, एडमिट हुआ है, और किसके लिए हुआ है, ऑब्जर्वेशन के लिए। इन द मॉर्निंग द क्लाइंट आस्क फॉर ए कप ऑफ कॉफी, व्हाट इज योर बेस्ट रेस्पॉन्स। पेशेंट डिसरिथमिया का पेशेंट है, वो पेशेंट आपके पास ऑब्जर्वेशन के लिए आया है और उस पेशेंट ने बोला है आपको कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, तब आप उसको क्या रेस्पॉन्स देंगे, मतलब आपका रेस्पॉन्स कौन सा रेस्पॉन्स होगा जो बेस्ट होगा उस पेशेंट के लिए। तो आपने क्या सबसे पहले नर्स बोलती है कि हॉट ड्रिंक सच एज कॉफ़ी आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट। बोलते हैं कि गर्म कॉफ़ी जो है वो आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। आपने बोल दिया कि पेशेंट को, कि पेशेंट आपके पास आया है, आपने पेशेंट को बोला कि आपके लिए गर्म कॉफ़ी, मतलब गर्म कॉफ़ी आपके लिए सही नहीं है। कॉफ़ी इज़ नॉट परमिटेड ऑन द डाइट दैट इज़ ऑर्डर फॉर यू, कि आपको जो डाइट दी गई है उसमें कॉफ़ी की परमिशन दी नहीं है, आप ये बोलेंगे। आपने पहले बोला कि कॉफ़ी आपकी हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, फिर आपने बोला कि आपकी जो डाइट है उसमें कॉफ़ी नहीं है। यू कैन नॉट हैव कॉफ़ी, आई कैन ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर यू। फिर नेक्स्ट उसमें बोला है कि आप कॉफ़ी मत लीजिए, आप क्या करिए, मैं आपके लिए चाय लेके आते हैं। तो नर्स बोल रहे हैं उसको कि आप कॉफ़ी मत लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तो ये भी नर्स कहती है। फिर लास्ट में नर्स कहती है कि कॉफ़ी हैज़ कैफीन दैट कैन अफेक्ट योर हार्ट, इट शुड बी अवॉइडेड। लास्ट में नर्स उसको समझाती है कि कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है, और जो आपको क्या करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए आप क्या करिए, इसको अवॉइड करना, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, यू शुड अवॉइड द कॉफ़ी। तो ये नर्स उसको समझाती है। तो आपका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें कि वो कहती है कि कॉफ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है। नर्स ने उसको ये नहीं बताया कि क्यों अच्छी नहीं है, उसने कहा कि मेरे को कॉफ़ी चाहिए, और लेकिन उसने कहा कि कॉफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स क्या है, क्यों नहीं है, ये भी उसको बताना पड़ेगा ना, पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि कॉफ़ी के अंदर क्या है, कैफीन होती है जो आपके क्या करती है, ब्लड प्रेशर को हाई करती है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, इसलिए क्या होगी आपकी। तो ये नर्स का क्या होगा, बेस्ट रेस्पॉन्स नहीं होगा। कॉफ़ी इज़ नॉट परमिटेड ऑन द डाइट दैट इज़ ऑर्डर फॉर यू। अब आप पेशेंट ने आपसे अगर कुछ मांगा है और आपने उसको ये कह के अगर टाल दिया कि आपकी डाइट के अंदर कॉफ़ी नहीं है, तो भी ये भी पेशेंट के लिए बेस्ट रेस्पॉन्स नहीं होगा। अब इस ऑप्शन तीसरा है कि आपने पेशेंट को मना किया कि कॉफ़ी मत लीजिए, आपके लिए मैं चाय लेके आती हूँ। दोनों के अंदर सेफ है, कॉफ़ी और या तो चाहे कॉफ़ी हो या टी हो, दोनों के अंदर कैफीन देखने को मिलता है जो कि सेम इफेक्ट करता है, इसलिए ये भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर नर्स ने क्या किया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है जो आपके हार्ट को अफेक्ट करता है या हार्ट को बेकार करता है, तो आपको इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि उसने इसमें जो नर्स है उसने उसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ने से पता लगता है कि यहाँ पे नर्स ने पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैफीन जो है आपके हार्ट को अफेक्ट करती है, इसलिए आपको इसको क्या करना चाहिए, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यू शुड अवॉइड द कॉफ़ी बिकॉज द कॉफ़ी हैज़ कैफीन इन इट, सो दैट्स वाई। तो ये था हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद चेस्ट पेन। पेशेंट एडमिट हुआ चेस्ट पेन के लिए जो अनरिलीव्ड बाय एनटीजी। आपने उस पेशेंट को एनटीजी दिया है और एनटीजी ने भी क्या किया, उस पेशेंट के चेस्ट पेन को रिलीव नहीं किया, और क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड टेम्परेचर, डिक्रीज्ड बीपी एंड डायफोरेसिस। तो ये क्या है, सारे सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बीपी भी डिक्रीज है, और उसको क्या है, डायफोरेसिस है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। AMI इज डायग्नोसिस, उस पेशेंट को क्या हुआ है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डायग्नोस हुआ है। तो विच शुड द नर्स कंसिडर्ड एज ए वैलिड रीजन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट्स फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो
उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें से कौन सा वैलिड रीज़न है क्लाइंट के फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस का, यानी कि जो पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बीपी डिक्रीज है, डायफोरेसिस है, उसका जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनमें से कौन सा रीज़न है वो सही है। तो ऑप्शन इज पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड मायोकार्डियम कॉज डायफोरेसिस। ओके, इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम कॉज राइज इन सिस्टेमिक ब्लड बॉडी टेम्परेचर, यानी कि सिस्टेमिक बॉडी टेम्परेचर राइज है क्योंकि उसका क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर इन्फ्लामेशन है। ओके, कैटाकोलेमाइंस रिलीज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन कोज इंटरमिटेंट लोकलाइज्ड पेन। ओके, कि उसको जहाँ पे उसको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे उससे क्या रिलीज हो रहे हैं, कैटाकोलेमाइंस रिलीज हो रहे हैं जो पेन करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कोज ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अच्छा, कि उसमें कह रहा है कि कॉन्स्ट्रिक्ट सेंट्रल और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है या सिकुड़ गई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड मायोकार्डियम कोज डायफोरेसिस। तो एमआई वाले पेशेंट के अंदर नोट पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस, उसके अंदर क्या एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस उसके अंदर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। उस पेशेंट को, वो पेशेंट मरने जा रहा है, उस पेशेंट को डर नहीं लगेगा क्या, उस पेशेंट को डर लगेगा, और डर वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं, यानी कि फियर, ट्रिपल एफ, फियर, फाइट, फ्लाइट रेस्पॉन्स जो आता है वो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आता है, और ये तो इमरजेंसी, क्या पेशेंट मरने जा रहा है, तो इस कंडीशन में तो उस पेशेंट को क्या होगा, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे ही होंगे। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, हमारा ऑप्शन ए इज वेरी बैड, कि उसको पैरासिम्पैथेटिक नहीं, उसको सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस होंगे। सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस होंगे तो उसका बीपी डिक्रीज नहीं होगा, उसका बीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा है इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम कोजेस राइज इन सिस्टेमिक बॉडी टेम्परेचर। हाँ, सही बात है कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन जहाँ पे भी होगा तो इन्फ्लामेशन के साथ में क्या होता है, हमारा इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो ये बात तो सही है। कैटाकोलेमाइंस रिलीज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन की साइट से कब से कैटाकोलेमाइंस रिलीज हो गई, यहाँ से तो हमें क्या होंगे, पेन जो होता है हमारा, पेन हमारा रिलीज, पेन के लिए अदर फैक्टर, पेन फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलीज होंगे, नोट कैटाकोलेमाइंस। कैटाकोलेमाइंस हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो इन्फेक्शन की साइड से कभी भी कैटाकोलेमाइंस रिलीज नहीं होते। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को जैसे डिक्रीज, जब भी अगर ब्लड वेसल्स है, अगर ये हमारी ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल है, अगर ये हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ऐसे हो गई, तो इसके अंदर क्या होगा, पहले इतने चौड़े पाइप से पानी बह रहा था, अभी इतने से पाइप से पानी बह रहा है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड बीपी जो है वो इंक्रीज होगा, नॉट डिक्रीज। तो इसने लिखा है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, नहीं, बीपी बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत। और ऑप्शन सी के अंदर क्या था कि कैटाकोलेमाइंस नहीं, यहाँ से पेन फैक्टर जो होते हैं, पीजीएल, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ये सारे क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं वो, नोट कैटाकोलेमाइंस। कैटाकोलेमाइंस तो नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि मायोकार्डियम में जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि इन्फ्लामेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि बॉडी, उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन के अंदर स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, पेन, टेंडरनेस, ये सारे देखने को मिलते हैं। तो ये किसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो, पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे है, मायोकार्डियम के अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ गेस्टेशनल एज इन ENBS। ENBS क्या होता है, ENBS है एक्सपेंडेड
न्यू बेलार्ड स्कोर। एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर क्यों करते हैं हम? फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी को चेक करने के लिए। न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी को चेक करने के लिए। और किसके अंदर करते हैं? इन प्रीटर्म बेबीज। जो प्रीटर्म बेबी होते हैं उनके अंदर फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर का चेक करते हैं। अब आता है कि इसका टाइम पीरियड, इसने पूछा है कि क्या इसकी गेस्टेशनल एज क्या है, तो इसको कब से स्टार्ट करते हैं, इसको किस एज के बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं? 20 वीक से लेके हम इसको 44 वीक के बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्कोर क्या होगा? तो इसका स्कोर -10 से लेके हमारा 50 तक होता है। तो ये क्या होता है? एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर होगा, उसको हम क्या करेंगे? 20 to 44 वीक तक के बेबी के लिए ये करते हैं, और इसका स्कोर होगा -10 to 50। ठीक है। और क्यों करते हैं? फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी को चेक करने के लिए। और किसके अंदर करते हैं? प्रीटर्म बेबी के अंदर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो आई होप सो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।